हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन मिश्रा क्लासेस। क्लास 11 का एग्जाम चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट में हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें। इस प्रिपरेशन को करने के लिए आपको तीन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप तीन बातों को स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो चांसेस है कि आप पेपर बहुत आसानी से अटेंड कर लोगे। सबसे पहली बात है कि जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर के द्वारा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, क्लास नोट्स जो भी दिए गए हैं उसको आप सिंसियरली फॉलो कीजिए। तो पहला स्टेप में सबसे पहले आपको फॉलो करना है, क्लास में जो भी चीजें करवाई गई हैं वो सारे नोट्स जो भी सब्जेक्ट टीचर करवाए हैं। दूसरा नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लास नोट्स अरेंज नहीं हो पाया या क्लास नोट्स बहुत सारा चीज मिसिंग हो सकता है, लोग रेगुलर क्लास अटेंड नहीं भी करते हैं बहुत सारे, तो सेकंड नंबर पॉइंट याद रखें कि अपना चैप्टर ओपन करें जो भी आपके सिलेबस में है और वो चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट जो है उस पर ध्यान दें, क्योंकि थ्योरी जो होता है वो हम लोगों को काफी हेल्प करता है पासिंग मार्क्स उठाने के लिए। और उसके बाद नंबर 3 पॉइंट में ध्यान दें कि आप जो चैप्टर आपके सिलेबस के हैं उसके सम्स वाले पार्ट में जाएं, और जो जो सम्स वाले पार्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि जो सम्स आपको थोड़ा बहुत आता है पहले उसको अच्छे से करें, उसके बाद फिर उन सब सम्स में जाएं जो आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हो लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया लेकर उसको अटेंड कर सकते हो। तो तीन पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझें कि हम लोग को क्या क्या प्रिपरेशन करना है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए प्रेस्क्राइब हो सकता है। तो पहला तो पॉइंट हमने बता दिया कि भैया क्लास नोट्स वाली चीजों को जरूर ध्यान में रखें। ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्ट टीचर जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में देते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 जो थ्योरेटिकल और सम्स वाला एरिया है उसमें सबसे पहले हम लोग कॉस्ट का देखें। तो कॉस्ट में आपका एक चैप्टर है, इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यही आपके सिलेबस में 20 नंबर का मिलेगा। अब जब आप ये पढ़ना शुरू करोगे तो आप क्या करोगे, पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट में जाओगे। तो जैसे आप कोई भी बुक ओपन कर लो, जरूरी नहीं कि जो बुक मैंने यहाँ रखा है वही बुक से पढ़ना है, आपको कोई भी बुक मिल सकता है जो आपके पास हो। उसमें आप थोड़े थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है कि स्टोरिंग ऑफ मटेरियल और स्टोर कीपिंग क्या होता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट पेज में आप जाओगे तो थोड़े थ्योरेटिकल चीजें आपको यहाँ दिख रही है। जैसे इन सब चीजों के ऊपर क्या हो सकता है, शॉर्ट नोट्स 2 नंबर 3 नंबर का बनता है कि गुड्स रिसीव नोट क्या होता है, स्टोर रिक्विजिशन नोट्स क्या होता है, दिख रहा है। तो जैसे आप जब थ्योरेटिकल पार्ट में जाओगे बुक में तो आपको कुछ थ्योरी की चीजें दिखेंगी, आपको वो थ्योरेटिकल चीजें दिमाग में रख लेनी है। जैसे नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो बिन कार्ड, तो मीनिंग एक पढ़ लिए कि बिन कार्ड क्या होता है, और बिन कार्ड अगर आप पढ़ रहे हो या कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो तो उसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेना है कि अगर ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस पूछ दिया 2-3 नंबर का तो हम लोग आसानी से उसके आंसर दे सकें। ठीक है। अब बुक में बहुत सारा पॉइंट्स दिया रहता है, अगर आप पूरे पॉइंट्स नहीं कर पाते तो कम से कम 3 पॉइंट्स डिटेल के साथ अच्छे से पढ़ लोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हो स्टोर लेजर है, तो व्हाट इज स्टोर लेजर, मीनिंग पढ़ लिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर लेजर क्या है, उसके पॉइंट्स। जैसे 3 पॉइंट भी काफी हैं, अगर आप पूरा याद नहीं कर पाते तो 3 पॉइंट्स थोड़े से डिटेल डिस्कशन के साथ आप क्या करोगे, पढ़ लोगे। इसके बाद जब आप सम्स वाले एरिया में आते हो तो सम्स वाले एरिया में आपको इसमें वैरायटी ऑफ सम्स मिलते हैं मटेरियल कॉस्टिंग में। जैसे पहले मिलता है लेवल ऑफ स्टॉक। लेवल ऑफ स्टॉक में हम लोग क्या क्या निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये सब। तो मैक्सिमम लेवल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ स्टॉक, रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम लेवल कैसे निकाला जाता है, मिनिमम लेवल कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा डेंजर लेवल होता है और एक एवरेज स्टॉक लेवल होता है, वो कैसे निकाला जाता है। इस टाइप के सम्स आप क्या करोगे, देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला अच्छे से लिखोगे। फॉर्मूला वगैरह अगर अच्छे से लिखा रहता है तो उस पर भी कुछ मार्क्स मिलता है।
नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जैसे आपको मिलेगा ईओक्यू निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ईओक्यू कैसे निकालते हैं? ईओक्यू में बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मटेरियल परचेस कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। इस तरह का सम्स भी आप क्या करोगे, देख लोगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में रहेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर, और टोटल मटेरियल परचेस कॉस्ट कैसे निकलता है, ये सारी चीजें पढ़ लोगे। थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ये रहेगा। थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में जैसे इसमें आपने पढ़ा है कि हम लोग एक स्टोर लेजर बनाते हैं, और स्टोर लेजर बनाने के कितने मेथड आपने किए हैं? 4 मेथड तो किए ही होंगे, जिसमें हम लोग बोलते हैं फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो अगर मान लो चारों मेथड तुम पूरा नहीं कर रहे हो, सपोज चारों मेथड नहीं करेंगे, भैया मैंने पहले से किया नहीं है, अब इतना करेंगे तो माइंड और डिस्टर्ब होगा, तो कम से कम 2 मेथड आप अच्छे से करके जा सकते हो। कौन सा 2 मेथड? तो आप फीफो मेथड और लीफो मेथड का कैलकुलेशन कम से कम अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, तो ऑप्शन रहेंगे तो आप आसानी से अटेंड कर पाओगे। फीफो मेथड और लीफो मेथड ये जो है आप क्या कीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा 2 मेथड के कैलकुलेशन। ये सम्स आपको दिखाने के लिए हैं, ऐसा नहीं होगा कि यही सम्स आपको मिले, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाँ, इसके साथ आप इसका थ्योरी भी याद कर सकते हो कि लीफो मेथड और फीफो मेथड क्या होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मैं फिर से बोल दूं, थ्योरी इसलिए हम लोग पढ़कर जाते हैं जिससे कि पास होने की श्योरिटी बनी रहे और एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड हो सके। तो कॉस्ट के लिए इतना आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट पार्ट आप आते हो टैक्सेशन में, तो आपको एक चैप्टर मिलता है एग्रीकल्चरल इनकम, इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। कॉस्ट में तो मटेरियल कॉस्टिंग से ही 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम है 5 नंबर का, उससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अब क्या थ्योरेटिकल मिल सकता है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसका आपको मीनिंग थोड़ा सा पढ़ लेना है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या होता है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या होती है। ये आपको पढ़ाया गया है, आपके दिमाग में भी होगा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 2 तरह की होती है, बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये सब क्या होता है ये आपको जनरली पढ़ लेना है थ्योरी पर्पस के लिए। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल सकता है जो आपने किया भी है बहुत बार, कि 3-4 आइटम दे दिया और बोला कि बताओ इसमें से कौन कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम है और कौन कौन सा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ऐसे मान लो 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और बोला गया आइडेंटिफाई करके बताओ, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा तो आपको उसका ये भी बताना है पॉइंट कि वो एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चरल है, और इसके साथ साथ आपको रीजन भी बताना है कि क्यों वो एग्रीकल्चरल में जा रहा है या क्यों वो नॉन एग्रीकल्चरल में जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम में। इसके बाद जब आप आते हो इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो इससे तो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, जिसमें थोड़े से थ्योरी होंगे और सम्स ज्यादा होंगे। और थ्योरी में क्या पढ़ सकते हैं, तो आप कोई भी बुक का फर्स्ट पेज खोलोगे तो 1-2 पेज जो थ्योरी है वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। जैसे सैलरी क्या होता है, सैलरी की क्या मीनिंग होती है। टैक्स में हम लोग जानते हैं सेक्शन के हिसाब से ही चीजें हम लोगों को करनी पड़ती हैं। तो जैसे सैलरी का क्या मीनिंग है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं परक्विजिट्स वाले पार्ट में। परक्विजिट्स में जैसे 3 तरह का परक्विजिट्स होता है। कुछ ऐसे परक्विजिट्स होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं या टैक्स फ्री होते हैं। तो जैसे वो आपको पढ़ लेना है कि कौन कौन सा ऐसा परक्विजिट्स होता है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है और टैक्स फ्री होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपको एक पढ़ लेना है कि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का हम लोग किस तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरी में कैलकुलेशन करते हैं,
और उसके बाद एक बात ध्यान रखना है कि जो सम्स आपके रहेंगे वो सम्स लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन माने फुल, जिसमें आपको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। जैसे आप ये सम्स देख रहे हो, इसमें आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा निकाल कर दिया गया है, तो इस तरीके का एक फुल सम्स आपको मिलेगा। और ये वाली लाइन में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर ये सेक्शन वो ऑप्ट कर रहा है तो इस सेक्शन में ध्यान रखिएगा कि ये न्यू सेक्शन है और न्यू सेक्शन में कुछ चीजों की डिडक्शन वगैरह अलाउड नहीं होती है। ये लाइन सम्स में केयरफुली पढ़ लीजिएगा कि क्या मेंशन किया गया है। अगर वो सम्स में बोल रहा है कि 115 BAC एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब ये फॉलो करके सम्स बना रहा है, तो कुछ डिडक्शन इसमें अलाउ नहीं होते हैं, वो पढ़ लीजिएगा कौन कौन से डिडक्शन अलाउ नहीं होते हैं। और अगर सम्स में बोल रहा है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखो 19 नंबर, इसमें बोल रहा है कि ही हैज नॉट एक्सरसाइज द सेक्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। तो ये अगर सेक्शन 115 BAC एक्सरसाइज नहीं करता ये पर्सन, तो बहुत सारे डिडक्शन ये पहले जो अलाउ होते थे वो अभी भी अलाउ होंगे। तो ये वाली लाइन ध्यान से पढ़कर आप सम्स कीजिएगा। और फुल सम्स तो एक करना ही होगा आपको, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना होगा। इस तरीके के आप देख रहे हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने का जो पूरा एक कंप्लीट सम्स है। उसके बाद एक सम्स आप और आपको कई बार बताया गया है, जिसमें बोला जाता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में एक छोटा पार्ट होता है हाउस रेंट अलावेंस का। तो हाउस रेंट अलावेंस की कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, किसी भी पर्सन को अगर हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी, इस तरीके के सम्स आपको क्या कर लेने हैं, देख लेने हैं और कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस समझ लेना है। ध्यान में रखना है ये कि अगर आप क्वेश्चन को अटेंड करते हो, आपको आपके रूल्स सही लिखे हुए होंगे। अगर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत भी हुई लेकिन रूल सही लिखा हुआ है आपका, तो उसमें आपको मार्क्स मिलेगा। कॉस्ट में अगर फॉर्मूला सही लिखा हुआ है आपका तो आपको मार्क्स मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलत हो सकता है तो उसके लिए पार्ट मार्किंग काटे जाएंगे। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होगी, पढ़कर आप लोग जाओगे और अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।